जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीव के जीनोम अथवा जीनों में स्वेच्छानुसार परिवर्तन एवं बदलाव लाकर इसके प्रकार्यात्मक एवं लक्षण प्रारूपिक लक्षणों में परिवर्तन करना होता है। तो विज्ञान की इस शाखा को टेक्नोलॉजी के साथ संयुक्त करके एक नई शाखा का विकास हुआ है, जिसे कि जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत से क्षेत्रों में उपयोग है, जैसे कि औषधि उद्योग में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, खाद्य उद्योग में, रासायनिक उद्योग में, ऊर्जा के क्षेत्र में, जैव खनन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस जैव तकनीकी का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है। तो रोगों की रोकथाम, प्रतिरक्षा हेतु टीके का विकास, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी सफलता है। इसका उपयोग औषधि विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की रोकथाम के लिए एंटीबॉडीज एवं वैक्सीन के निर्माण में किया जाने लगा है। आज जंतुओं के एंटीजन को पृथक करके उससे टीके और वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त हो चुकी है और सैकड़ों प्रकार के टीके विकसित किए जा चुके हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये कुछ टीकों के नाम दिए गए हैं जो हर व्यक्ति को लगाए जाते हैं। दूसरी है स्टेम सेल टेक्निक। स्टेम सेल क्या है? एक ऐसी अवशेषीकृत और अविभाजित अनुवांशिक कोशिका है जो कि विभाजित होकर अपने जैसी प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है तथा विभेदित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं, जैसे कि यकृत कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं एवं विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं। इनका विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होना विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहलाता है और ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। तो स्टेम सेल तकनीक का उपयोग करके नई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि ये एक स्टेम सेल है। अगर स्टेम सेल है कल्चर प्लेट में, अगर किसी मनुष्य की शरीर की कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इस स्टेम सेल को यूज करके उसके उस अंग की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को फिर से बनाया जा सकता है। इंटरफेरॉन्स का उत्पादन। इंटरफेरॉन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जो कि विषाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न उद्दीपनों के प्रभाव से जंतु कोशिकाओं में उत्पन्न होती है तथा विषाणुओं के संक्रमण एवं उनके गुणन को रोकती है। तो इंटरफेरॉन ऐसी एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि अगर इनको, जैसे कि ये एक होस्ट सेल है, एक जंतु सेल है और एक बीमारी पैदा करने वाला वायरस है। तो जब किसी इन्फेक्शियस वायरस को किसी होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ये क्या करता है? अपने आरएनए का मल्टीप्लिकेशन कर लेता है और जैसे ही इसके आरएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है, कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का उत्पादन शुरू हो जाता है और इंटरफेरॉन प्रोटीन का उत्पादन होने के बाद एक कोशिका ये दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होता है और इस तरह से शरीर की जो पूरी कोशिकाएं हैं वो इंटरफेरॉन नामक एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करने लगती हैं। तो अगली बार जब कोई वायरस उस कोशिका पे अटैक करता है तो पहले से एंटीवायरल प्रोटीन मौजूद होने के कारण वो कोशिका उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो पाती है। तो ये इंटरफेरॉन्स का जो उत्पादन है ये जैव तकनीकी की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो ये कई तरह के इंटरफेरॉन हैं जिनका कि उत्पादन किया जाता है। दूसरा है यहाँ हम देखेंगे मानव हार्मोनों के उत्पादन में कई ऐसे उपयोगी मानव हार्मोन्स हैं जिनकी कि बीमार लोगों को जरूरत होती है। तो जैसे कि हम देखेंगे इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन युक्त हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्यों में डायबिटीज नामक रोग होता है। तो इस इंसुलिन को कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है और उसका प्रयोग इंसुलिन नामक दवाई बनाने में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि मानव इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ए एवं बी पाई जाती हैं। इन श्रृंखलाओं में उपस्थित सभी अमीनो अम्ल के क्रम ज्ञात हो चुके हैं। इसकी सहायता से इंसुलिन जीन की संरचना ज्ञात करके इनका कृत्रिम रूप से रासायनिक संश्लेषण किया जाता है। इन डीएनए खंडों को फॉरेन डीएनए कहते हैं। इंसुलिन जीन युक्त इन फॉरेन डीएनए खंडों को ई कोलाई के गैलेक्टोसाइडेज जीन के साथ मिलाने के पश्चात इसके प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है। इन फॉरेन डीएनए खंड युक्त ई कोलाई की कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में वृद्धि तथा गुणन मल्टीप्लिकेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इस जीवाणु के जीनों के द्वारा
ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन के द्वारा स्थायी प्रोटीन्स की श्रृंखलाओं को निर्माण होता है। इन प्रोटीन की श्रृंखलाओं को रासायनिक रूप से आपस में जोड़कर इंसुलिन तैयार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, एक मानव कोशिका है। इस कोशिका में ये इंसुलिन उत्पादन करने वाला जीन खंड है। इस इंसुलिन उत्पादन करने वाले जीन खंड को निकाल लिया जाता है और बैक्टीरियल प्लाज्मिड को कट करके निकाल लिया जाता है। दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट किया जाता है और दोनों में स्टिकी एंड्स बनते हैं। स्टिकी एंड्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर दोनों में स्टिकी एंड्स बनने के पश्चात दोनों का आपस में संयुग्मन होता है। संयुग्मन होने से क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड्स बनते हैं जो कि इंसुलिन उत्पादित करने वाले जीन को कैरी करते हैं। फिर इन बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड युक्त कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में वृद्धि और गुणन कराया जाता है, जिससे हमें असंख्य कोशिकाएं प्राप्त होती है। उनसे फिर इंसुलिन को आइसोलेट करके और कृत्रिम रूप से इंसुलिन का संश्लेषण किया जाता है। मानव वृद्धि हार्मोन का उत्पादन, बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि सोमेटोट्रोपिन है, सोमेटोस्टेनिन है, ये सब मानव की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो इनको जैव तकनीकी की सहायता से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। रोगों का निदान करने में, तो मनुष्य एवं जंतुओं में होने वाले विभिन्न रोगों के निदान के लिए जैव प्रौद्योगिकी ने 2 अत्यंत प्रभावशाली विधियां या यंत्र प्रदान किया है। पहला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और दूसरा है डीएनए प्रोब। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि रोगों से जीवों की रक्षा करती हैं और ये होमोजीनियस इम्यूनोबायोलॉजिकल रिएजेंट है जो कि प्रत्येक प्रकार के एंटीजन के लिए निश्चित या स्पेसिफिक होती हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए इन कोशिका के बाहर इसका कृत्रिम निर्माण संकर कोशिका संवर्धन तकनीक के द्वारा किया जाता है, जिसे कि हाइब्रिडोमास कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त करने के लिए इसका जो एंटीजन है उसको चूहों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ समय पश्चात इन चूहों की प्लीहा की कोशिकाओं से इस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं को पृथक करके इनके लिम्फोसाइट्स का घोल तैयार कर लिया जाता है तथा अस्थि मज्जा के कैंसर से प्राप्त माइलोमा कोशिकाओं के साथ संवर्धन माध्यम में मिलाया जाता है। यहाँ पर कुछ लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कुछ माइलोमा कोशिकाओं के साथ संयोजित होकर हाइब्रिडोमा का निर्माण करती हैं। ये हाइब्रिडोमा कोशिकाएं ही जीवित रहती हैं। चूहे के शरीर में इंजेक्ट किए एंटीजन को, और ये माइलोमा कोशिकाएं हैं। इसकी जो प्लीहा या स्प्लीन है उसने बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं उत्पन्न की और यहाँ पर माइलोमा कोशिकाएं हैं। इन दोनों को संवर्धन माध्यम में मिलाकर इनसे एक हाइब्रिडोमा या हाइब्रिड तैयार किया जाता है। उस हाइब्रिड को आगे संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराई जाती है। तो जो कोशिकाएं हाइब्रिडोमा होती है या हाइब्रिड होती है, इन दोनों का वो जीवित रहती हैं और जो नहीं रहती वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब डीएनए के वे छोटे खंड होते हैं जिनके क्षारकों के क्रम अपने पूरक क्षारक क्रमों की पहचान करने के लिए काम में लाए जाते हैं। वो डीएनए प्रोब कहलाते हैं। ये एक स्टैंड के रूप में होता है और इसके भी बहुत से उपयोग हैं। ये है डीएनए प्रोब के उपयोग। इसी तरह से जीन थेरेपी में भी जैव तकनीकी उपयोग आती है। और कृषि के क्षेत्र में क्या इसकी उपयोगिता है? कृषि के क्षेत्र में जीवों के पौधों के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन करके नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं जो कि रोग प्रतिरोधी होते हैं, ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बीटी कॉटन के बारे में, वो भी जैव तकनीकी के द्वारा विकास किया गया पौधा है। जैव तकनीकी द्वारा पौधों की उत्पादकता में सुधार तथा वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीन का स्थानांतरण और ये कुछ लाभदायक फसलों का उत्पादन, ये सब जैव तकनीकी की उपयोगिता है। और कुछ पौधों में उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि करके आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन करके और उनको उपयोगी पौधे बनाया जाता है। और फसलों की सुरक्षा में, इन सब में जैव तकनीकी की उपयोगिता होती है। तो जिस तरह से पौधों में आनुवंशिक रूपांतरण किया जाता है, उसी तरह से जीवों में भी आनुवंशिक रूपांतरण करके उनके स्वरूप में परिवर्तन करके उपयोगी जंतु या जीव प्राप्त किए जाते हैं। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधे एवं फसलें।
जैव तकनीकी एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तकनीकों ने उपयोगी फसलों की अनेक किस्मों के उद्भव के द्वार खोले हैं। तो ऐसी फसलें प्राप्त की जाती हैं इस तकनीक की सहायता से जो कि ज़्यादा उत्पादन करती हैं, कीट प्रतिरोधी होती हैं, और ये फसलें क्या कहलाती हैं? ट्रांसजेनिक फसलें कहलाती हैं। ट्रांसजेनिक फसलें का उत्पादन इस उद्देश्य के लिए किया जाता है और इनके बहुत से लाभ भी होते हैं। इसी तरह से ट्रांसजेनिक जीव भी बनाए जाते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित भोजन। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों से उत्पादित खाद्य पदार्थों को जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। यह जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले फसलों से प्राप्त भोजन से निम्न गुणों में भिन्न होते हैं। इनमें जैविक प्रतिरोधक जीन पाए जाते हैं और इनमें ट्रांसजीवों द्वारा उत्पादित प्रोटीन पाई जाती है, जैसे कि क्राई प्रोटीन। ये प्रोटीन कीट प्रतिरोधी किस्मों में पाई जाती है। तो ये सब जैव तकनीकी की उपयोगिता है जिसके द्वारा लाभदायक फसलों को प्राप्त किया जाता है और ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जंतुओं के भी उनके भी जीन में लाभदायक जीनों का स्थानांतरण करके और आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जंतु भी प्राप्त किए जाते हैं।